1934 में एक संविधान की ज़रूरत थी, यह समझा एम.एन. राव ने और इन्होंने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की। इसके बाद साल 1935 में कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की बात कही और इसके बाद साल 1936 में नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में भी संविधान की मांग की। तो इस तरह से भारत में भी संविधान बनाने की मांग उठने लगी। ब्रिटिश सरकार समझ गई थी कि भारत पर अधिकार करना अब मुश्किल हो रहा है और यह उस समय का दौर था जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। ब्रिटिश सरकार भारतीय सेना को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए भेज रही थी। तब ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड लिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव भेजा जिसमें भारत में एक संविधान बनाने की बात कही। इसे विस्तार से आगे पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को। इसमें भी भारत में संविधान बनाने की बात कही और आखिर में आता है कैबिनेट मिशन। फ्रेंड्स, इसके आने के बाद भारत में संविधान निर्माण करने वाली सभा का गठन होता है। तो चलिए इन सबको विस्तार से पढ़ते हैं। इस साल 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की जाती है। फिर साल 1935 आता है जिसमें कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की बात की। फिर साल 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नेहरू जी द्वारा भी संविधान की मांग की जाती है। तो इस तरह से भारत के वायसराय लॉर्ड लिथगो ने 8 अगस्त 1940 को इन्होंने शिमला में एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। तो अगस्त प्रस्ताव के क्या महत्वपूर्ण प्रावधान थे, चलिए उसे भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिथगो ने 8 अगस्त 1940 को शिमला से एक प्रस्ताव भेजता है जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। प्रस्ताव के जितने भी महत्वपूर्ण प्रावधान थे उसमें था वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग को सुरक्षित करने का भी प्रयास था और द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद एक प्रतिनिधि संविधान निर्माण निकाय नियुक्त किया जाएगा। इस अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिए जाने की बात कही गई थी जिसे कांग्रेस ने ठुकरा दिया था। तो फ्रेंड्स, अगस्त प्रस्ताव के बाद एक सत्याग्रह चलाया जाता है जिसे व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में यह व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया जाता है आचार्य विनोबा भावे द्वारा। इसमें इसके पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे, याद रखना है आपको, यह व्यक्तिगत सत्याग्रह था। इसके दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में सिर्फ 3 ही लोग शामिल हो सके थे क्योंकि 1941 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को रोक दिया था। तो इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन लागू हुआ। इसका नेतृत्व किया था स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। क्रिप्स मिशन के जितने भी महत्वपूर्ण प्रावधान थे उसमें था कि भारत में नया संविधान लागू होने तक भारत की रक्षा ब्रिटिश सरकार करेगी और इस मिशन के जरिए द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीय सहयोग हासिल करना था। इस क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य यही था। भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाना था और संविधान निर्मात्री परिषद बनने का प्रस्ताव था। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने ही इस प्रस्ताव का विरोध किया। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। तो इस तरह से यह मिशन भी असफल हो जाता है और 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव वापस ले लिया जाता है। तो यह थे क्रिप्स मिशन के महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे आखिरी में आता है कैबिनेट मिशन। तो फ्रेंड्स, यह 24 मार्च 1946 को भारत आता है। इसका नेतृत्व करते हैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और इसके प्रमुख सदस्य थे ए.बी. अलेक्जेंडर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। यह दोनों भी इस लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन का मुख्य कार्य था संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ करना तथा संविधान को बनाने वाली संविधान सभा प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा चुना जाना। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार किया था। इस मिशन को स्वीकार करने के बाद भारतीय संविधान की प्रक्रिया निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ हो गया था। तो फ्रेंड्स, इसके निर्माण की प्रक्रिया को आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है उसे हल करते चलेंगे।
डॉक्टर अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पुणे समझौते में कौन से प्रावधान किए गए थे? फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। क्योंकि इस पुणे समझौते को फ्रेंड्स पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह समझौता किया था 26 दिसंबर 1932 को पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में। इस समझौते में दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला और उन्हें आरक्षण की व्यवस्था भी मिली। इस समझौते से भारतीय समाज में दलितों को भी समानता, स्वतंत्रता और राजनीतिक शक्ति बनाया गया। फ्रेंड्स, 16 अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री रैमेज मैकडोनाल्ड ने एक सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी, जिसमें दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए जाने की बात कही गई थी। उन्हें हिंदू वर्ग से अलग अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल किए जाने की बात कही गई थी। उनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की बात कही गई थी। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन पर बैठ गए थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि दलितों को अलग से निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की जाए। वह हिंदू वर्ग का हिस्सा थे, इसलिए महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठते हैं। परंतु फिर 26 दिसंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी में यह समझौता होता है और इस समझौते में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र को समाप्त कर दिया जाता है। प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या, जो कि 71 थी, उसे बढ़ाकर 147 कर दी जाती है और साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में भी इनकी सीटों की संख्या 18% की वृद्धि की जाती है। तो यह था इस पूना पैक्ट का विवरण। इस अधिनियम के तहत भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की गई थी। तो फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके तहत सत्ता को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दी गई थी कि अब सारा काम ब्रिटिश क्राउन देखेंगी। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा मुंबई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस एक्ट के माध्यम से इस एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे और इस एक्ट के अंतर्गत कोलकाता में एक प्रेसिडेंसी की सरकार स्थापित की गई, जिसमें गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के 4 सदस्य भी बनाए गए। फ्रेंड्स, आपको पता है कि सर्वप्रथम एक जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो वह की गई थी कलकत्ता में। वह भी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत के अंतर्गत ही कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे और मुख्य न्यायाधीश थे उसमें सर इलियास एमपी। यह मुख्य न्यायाधीश थे कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय के। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के तहत अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था? तो फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1886 का अमेंडमेंट। इसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। पीट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन ए सही है। 1784 ईस्वी में पीट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिसे पढ़ते चलते हैं। इंग्लैंड में सरकार ने एक विभाग बनाया जिसे नियंत्रण बोर्ड कहते थे। इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामले तथा इसके भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया था। इस एक्ट के द्वारा भारत के प्रशासन पर गवर्नर जनरल तथा 3 सदस्यों वाली काउंसिल का नियंत्रण भी स्थापित हो गया था। बम्बई तथा मद्रास की प्रेसिडेंसियों को युद्ध, कूटनीति और राजस्व के मामले में बंगाल के अधीन कर दिया गया था। इसका मुख्य कार्य था डायरेक्टर की नीति को नियंत्रित करना और इस प्रकार शासन को दोहरी प्रणाली, एक कंपनी तथा दूसरी संसदीय बोर्ड द्वारा बना दी गई, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि व्यापारिक मामलों के लिए नियुक्त किए गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए नियुक्त किए गए।
तो यह फ्रेंड्स प्रमुख बिंदु थे पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के। मुसलमान के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी सही है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो आपका ऑप्शन बी सही है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। फ्रेंड्स 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, इस अधिनियम के तहत, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर यह गलत हो गया है, इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर विधान परिषद का विस्तार किया गया। पहली बार कोई भारतीय वायसराय कार्यकारी परिषद का सदस्य बनाया जाता है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद में उन्हें कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का क्या तात्पर्य था? तो आपका ऑप्शन बी सही है। प्रांतों में दोहरा शासन की व्यवस्था की गई थी। 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था, एक था आरक्षित, दूसरा था हस्तांतरित। और इसी अधिनियम के द्वारा भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार प्राप्त हुआ। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी सही होगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार भारत का संविधान स्वतंत्रता के पश्चात इसके अंतर्गत चलाया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में पारित किया गया था? तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1945। विधायिका का चुनाव 1945 में भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा के लिए करवाया गया था। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। जैसे कि अभी आपको बताया गया कि भारत शासन अधिनियम 1919 को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। तो आपका ऑप्शन बी सही है। 1935 में संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी सही है। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था और इस अधिनियम के तहत लॉर्ड स्टेनली भारत के पहले राज्य सचिव बने थे। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की संविधान सभा गठित की गई थी। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वेनेगल नरसिंह राव, जिसे आप वी.एन. राव के नाम से भी जानते हैं। इन्हें ही संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप नियुक्त किया गया था। संविधान की प्रारूप समिति की समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स इसके भी अध्यक्ष आपका ऑप्शन डी सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था, आपका ऑप्शन ए सही होगा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था।
भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा यह पारित किया गया था। फ्रेंड्स, 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा ने पारित किया था और इसी प्रस्ताव को उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया था। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था और यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसी दिन को भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकारा गया था? फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को स्वीकारा गया था। तो यह थे फ्रेंड्स इस चैप्टर के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। इसका अगला चैप्टर होगा भारतीय संविधान के निर्माण के संबंधित, भारतीय संविधान के गठन से संबंधित।